बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हमने ना प्रीवियस में पढ़ा था कि वेब टू, वेब थ्री। वेब टू आपकी सोशल मीडिया वगैरह के लिए होती है, उसको वेब टू ही कहा जाता है, जो आपको सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होती हैं। और जो वेब थ्री होती है वो आपकी सिमेंटिक वेबसाइट्स होती हैं। सिमेंटिक में सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैसे कीवर्ड सर्च करने हैं ये, और रीड राइट दोनों काम होते हैं, लाइक और एग्जीक्यूट, कैसे आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो अब ये आज हमने हिस्ट्री ऑफ वेब पढ़ना है। ये वही बताया हुआ है कि थ्री कैटेगरीज है, वेब वन, वेब टू और वेब थ्री। वेब वन बहुत सिंपल थी, वो जिसमें हम जस्ट आज क्वेश्चन कर सकते थे, आपका एक्सप्लोरर होता था, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, जस्ट इंफॉर्मेशन और कुछ भी नहीं। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वेब टू है, इसमें रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं। फेसबुक का पता ही है, यूट्यूब का भी पता है। अच्छा, ये डब्ल्यू जो है ये वर्डप्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्डप्रेस भी आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग अब जो कहते हैं ना ब्लॉगिंग क्या होती है, ये वो इसके ऊपर मैंने लेक्चर देने हैं, ये बस खत्म हो जाए आपका सिलेबस तो इंशाल्लाह ताला ये भी लेक्चर दूंगी मैं। ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स लाइक ब्लॉग्स वगैरह लिखना, रीड राइट दोनों काम। टोकन इकोनॉमी वेब थ्री जो कि सबसे एडवांस है, जो आपकी सिमेंटिक वेबसाइट है, ये बिटकॉइन है, मतलब ये डिफरेंट सिंबल्स है, ये स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें दिखा रहा है कि इसमें एग्जीक्यूशन का भी जो है रोल होता है, रीड राइट सब कर सकते हैं हम। तो ये आगे ये देखिए सिंपल सा काम दिया है कि ये पीसी टू पीसी था, लेकिन अब ये मोबाइल टू पीसी भी है। दोनों टू वे कम्युनिकेशन है, वेब टू भी है और वेब थ्री दोनों टू वे है, लेकिन इसमें जो है एक्चुअल वेब थ्री में इसमें एग्जीक्यूशन हो सकती है और हम ऑनलाइन सारा के सारा अपनी इकोनॉमी वगैरह को सेट कर सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन वगैरह भी हम कर सकते हैं। तो वेब थ्री जो है वो बैक एंड रेगुलेशन है, और जो वेब टू है वो फ्रंट एंड रेगुलेशन है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वेब टू फ्रंट एंड रेगुलेशन है, मतलब फ्रंट जो सामने सामने हो, और जो वेब थ्री है वो आपकी बैक एंड की रेगुलेशन है, बैक एंड की सारी की सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो हिडन होता है। लाइक इसमें ब्लॉक चेनिंग आ जाती है, इसमें इंटरनेट की वाइड बैक एंड पे आ जाती हैं, लॉजिक्स आ जाती हैं, इंटरनेट की लॉजिक्स और कंप्यूटर की लॉजिक्स आ जाती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल दी वर्ड इंटरनेट। और ये काम कौन करता है, आपके जो डेवलपमेंट होते हैं कंप्यूटर्स के और इंटरनेट के, वो ही काम करते हैं। हाँ जी जी, हिस्ट्री ही है ये। स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स, एक होता है स्टेटफुल, एक होता है स्टेटलेस। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल जो होते हैं इसके बगैर आपका इंटरनेट कुछ भी नहीं है। लाइक हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मैकेनिज्म नहीं चाहिए, आप ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ एक सिंपल मैकेनिज्म नहीं यूज करेंगे। इसके लिए हमें देखना है कि किसको किसने सेंड करना है और क्यों सेंड करना है और किस पर्पस के लिए सेंड करना है, क्या ये राइट है, क्या ये राइट वे है सेंड करने का, या फिर कम्युनिकेशन का, या फिर जो भी आप पीयर टू पीयर लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं, जो आपने एक की प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, उसकी वैल्यू सेट करनी होती है, ये होता है स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी। तो इसके बगैर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल नहीं होती, ट्रांसफरिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी अगर आप इसकी एबिलिटी को यूज करते हैं। स्टेटफुल प्रोटोकॉल अगर आपको पता है कि ये हाँ भाई वैलिड, ये वैलिड प्रोटोकॉल है, तो उसको आप मार्केट में वैल्यूज भी ज्यादा होती हैं, और जो है सेंट्रलाइज सिस्टम जो है इसमें खत्म हो जाता है। और जब हम बात करते हैं लाइक एज ये ब्रोकर के तौर पर काम करता है, एक ब्रोकर है जिसमें एक एक्शंस की ज़रूरत होती है। लाइक हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे एक सेट किया हुआ है सेटअप, उसके अंदर हमने प्रोटोकॉल सेट करना है, और देन वो फ्रंट टू फ्रंट और बैक टू बैक जो भी हम चीज़ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल। पता होना चाहिए कि हाँ भैया कोई स्टेट है, ये नहीं है कि एम प्रोटोकॉल यूज करें। और दूसरी तरफ होते हैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल, स्टेटलेस। स्टेटलेस में ये चीज आ जाती है कि जस्ट आप इसमें ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, वेब के ऊपर जो मैनेज करते हैं, सेंडर टू रिसीवर, बस अनअवेयर होता है, इसमें कोई और स्टेट के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन होती। लाइक सिंपल प्रोटोकॉल होता है, जैसे टीसीपी आईपी बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका क्या काम है कि इसने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करनी है इंफॉर्मेशन, इसने इसकी सेटिंग वगैरह नहीं करनी। ठीक है, इसने कोई इसकी वैल्यूज नहीं सेट करनी, इसने कोई रूल्स नहीं सेट करने। जैसे SMTP है, ये टेक्नोलॉजी है आपकी मेल ट्रांजैक्शन के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP है, ये इसका काम है जस्ट सर्च करना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
तो ये जो है आपके ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं होता, बस आपकी मैनेज करता है वेब को, बस दैट्स इट। लेकिन स्टेटफुल प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि वेब को तो मैनेज करते ही करते हैं, उसकी सर्विसेज को भी मैनेज करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को भी मैनेज करते हैं, उसकी कॉस्ट को, उसकी थ्रूपुट रेट को, उसके प्लेटफॉर्म को, मतलब कि बैकबोन है एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करना, पीयर टू पीयर क्लाइंट्स की मार्केट को सेट करना, रूल सेट करना, स्टेटस सेट करना। तो ये सारे का सारा स्टेटफुल में आता है। स्टेटलेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, और बाकी अदर स्टेट से इसका कोई भी गर्ज नहीं होता। ठीक है जी। हाँ जी, दो चीज़ें हैं जी, डेटा मोनार्ची वर्सेस डेटा डेमोक्रेसी। ये है मेन डिफरेंस इन दोनों में। ये सर्वर है, ये एक सर्वर है, ठीक है, बस एक सर्वर है जो आपका बैक एंड सारा सारा इंटरनेट का सर्वर है, और यही सारी की सारी ये होती है डाटा मोनार्ची। और ये क्या है, पीयर टू पीयर। ये हो, यहाँ पे डेमोक्रेसी हो रही है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या हो रहा है कि हर एक दूसरे के साथ खुद ब खुद अटैच है, मतलब कि एक मैश बनाया हुआ, एक मैश जाल बनाया हुआ है, एक मैश टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है। पीयर टू पीयर का मतलब भी तो यही होता है ना, मेरा पीयर उसके साथ, उसका पीयर उसके साथ, उसका पीयर दूसरे के साथ, मतलब ये होता है। और सर्वर में ऐसा नहीं होता, सबको इसके साथ डायरेक्ट लिंक होना पड़ता है। जैसे कि अब ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन आपको मैंने बताया था कि ये कॉइन है, आपकी ऑनलाइन सारे के सारी ट्रांजैक्शन, सारी की सारी सेल परचेजिंग का काम जो है इसके जरिए होगा। तो बिटकॉइन का भी अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं कि बिटकॉइन चलेगा कि नहीं चलेगा। ये ब्लॉक चेनिंग हुई होती है, इसमें इसमें कोडिंग हुई होती है। ये एक सिक्का है, ठीक है, वो डालेंगे, उसमें आपकी ट्रांजैक्शन होगी, उसी की बेस पे आप ऑनलाइन जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे, लिंक जनरेट करेंगे। लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम डरती है कि हमें थ्रेट है कि मे भी इसमें चोरी होने के, ईव्सड्रॉपिंग होने के, या फिर मैस्कुरेट जो है वो बैठे हो सकते हैं सेंटर में। तो इसलिए यहाँ पे चला ही नहीं था। ये बाहर की कंट्री में चल रहा है, बिटकॉइन के जरिए ना सारी की सारी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो जो इसका है, हमें जो चीज़ चाहिए ना वो ट्रस्ट है। तो वो ट्रस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होगा, लेकिन हो जाना है, बिटकॉइन आ जानी है। अगर उसके बाद अगर हम इसकी ब्लॉक चेनिंग की बात करें, ब्लॉक चेनिंग कोडिंग है सारी की सारी। ब्लॉक चेनिंग एक हैश फंक्शन है। हैश मतलब सिक्योर, छुपा देता है कोड को, जैसे MD5 है, और साइफरिंग है, आपकी इनकोडिंग है। जैसे हमने इनकोडिंग की सिग्नल्स टेक्निक्स पढ़ी हुई है ना, ऐसे ही आपके कोड को, आपकी जो बिटकॉइन के बैक एंड पे सारी की सारी प्रोग्रेस होती है, आपके क्लाइंट सर्वर का जो भी डाटा होता है उसको ब्लॉक चेनिंग करके छुपा दिया जाता है। ब्लॉक चेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि मर्ज में, मतलब मर्ज के अंदर मर्ज हो जाता है, इनवर्सिस हो जाता है कि हमें ना समझ नहीं आती कौन सा कोड किसका है। तो होप सो जल्दी ट्रस्ट आ ही जाएगा हम लोगों को भी। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये प्राइवेट टोकनाइज सिस्टम है जो कि यूजर, डेवलपर्स, कंपनी, सारे एक पर्सनल यूजर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक पेमेंट का नेटवर्क सिस्टम है और बहुत सिक्योर है और बहुत तरक्की करेगा ये, लेकिन फ्लॉप हो गया था यहाँ पे पाकिस्तान में। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज वेब डिजाइन, जो कि आप लोगों ने की है आपकी असाइनमेंट में। हाँ जी, वेब डिज़ाइन आपको पता है कि वेबसाइट डिज़ाइन करना जो कि आपके इंटरनेट के ऊपर डिस्प्ले होती है, जो कि आपकी इंटरनेट के ऊपर डिस्प्ले होती है आपकी डिफरेंट वेबसाइट, और यूज़र का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, आप यूज़ करते हैं डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट डेस्कटॉप ब्राउजर्स यूज़ करते हैं इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। और ये तब से जो है 2010 से ज़्यादा इन हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो मोबाइल टैबलेट्स वगैरह ब्राउजर्स, अब तो हम यूज ही मोबाइल करते हैं। तो इसलिए वो कहा था मैंने आपको कि रिस्पॉन्सिव थीम बनाएं। और रिस्पॉन्सिव थीम ये होती है कि वो हर जगह पे ओपन होती है। लाइक मोबाइल है तो मोबाइल में भी बड़ी सेट हो के ना आपके पास आती है कि यूजर देख के ना बड़ा खुश होता है, वो क्या वेबसाइट है, स्क्रोलिंग हो रही है, इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है, ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। ठीक है जी, तो ये CSS3 के अंदर रिस्पॉन्सिव होती है और बूटस्ट्रैप में भी होती है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे।
आप गूगल को यूज़ करते हैं, ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट के अलग-अलग डिज़ाइन, हर किसी ने कॉपी पेस्ट भी मारा हुआ है, लेकिन उसने कलर चेंज कर दिया है, उसने इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी है, उसने अपना डोमेन नेम चेंज किया हुआ है। जैसे आप लोगों का एक बैक एंड नेम यूनिक है, इस तरह हर एक वेबसाइट का भी आईपी यूनिक होता है। हर एक वेबसाइट के पीछे उसका एक आईपी होता है, और मैंने आपको बताया हुआ है आईपी यूनिक होता है। इन नेटवर्किंग वेब हो गया, पूरा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर रिस्पॉन्सिव की बात करते हैं तो हमें भी पता है कि स्क्रीन जो है उसको डायनामिक कंटेंट देना पड़ता है स्क्रीन के साइज के मुताबिक, हर स्क्रीन के साइज के मुताबिक। और डायनामिक इसी को ही कहा जाता है। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, तो वो तो फिर एक ही जगह पे टिकी रहेगी, वो भला जहाँ पे मर्जी खोल लो। लेकिन जो डायनामिक होती है वो हर एक फंक्शन के हिसाब से, हर एक डिवाइस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ओपन होती है, और वो आपने सेट किया होता है। और आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल में कितना लेआउट का फिक्स साइज होता है, डेस्कटॉप में कितना होता है, अगर टैबलेट्स की बात करते हैं उसमें उसमें कितना होता है, अगर आप पीसी स्क्रीन की बात करते हैं, जैसे कि आपके ये जो घर में सिस्टम होते हैं उसमें कितना है, एलसीडी एलईडी वगैरह, उसमें कैसे सेट होगा। तो ये होती है आपने क्या डिज़ाइन अडॉप्ट करना है और कितना साइज उसको जो है वो प्रोवाइड करना है। हाँ जी, 10 टॉप प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव वेब डिज़ाइन। अगर हम बात करते हैं कि हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन भी कमाल का हो, तो इसके लिए चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आपको प्राइसिंग पता होनी चाहिए, आपको पोर्टफोलियो पता होना चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट पता होने चाहिए, गेट अ फ्री कोड वेब डिज़ाइन, ये तो चीज़ें हैं ही। अब हमने जो इनके प्रिंसिपल्स हैं उनको देखना है। ठीक है जी, पहला प्रिंसिपल इफेक्टिव वेब डिज़ाइन का, वो क्या है? ओहो। हाँ जी, लाइक द फ्रेज ब्यूटी इन द आईज of the beholder, effective web design is judged by the users of website or not the website owner। ये ना सिर्फ एक वेबसाइट के ओनर को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि आपने अपने यूजर्स को जो है वो गेट करना है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, यूजिबिलिटीज आ जाती हैं, इसके फंक्शंस आ जाते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक लुक ही अच्छा नहीं होना चाहिए, उसके फंक्शंस भी अच्छे होने चाहिए। याद रखें, इसमें फंक्शन और नॉन फंक्शन दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, अदरवाइज वो एक स्टैटिक वेबसाइट और फजूल वेबसाइट है। सो डिज़ाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक लाइक एंड फील लाइक। अब ये क्या चीज़ है, डिज़ाइन इज हाउ इट वर्क्स। आपने जो डिज़ाइन बताया है वही वो भी पता होना चाहिए, उसको यूज़ कैसे करना है। वही ना इतना टफ डिज़ाइन और बंदा समझे, जो आम यूज़र है वो तो पागल हो जाए, उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे यूज़ करनी है मैंने। तो वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो पुअरली परफॉर्म नहीं होना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स जो मैट्रिक्स हैं वो उसके हाई होने चाहिए, और पेजेस जो हैं वो आपने बहुत कम मतलब करवाने होते हैं, ताकि वही ना हो एक बंदा आपको वेबसाइट ओपन कर रहा है, उसके पेज जो हैं वो ओपन हो जा रहे हैं, और वो इस तरह ना वो कहते हैं ना गुस्सा हो जाता है, और उसको पसंद नहीं आती है आपकी वेबसाइट, वो कभी भी ओपन नहीं करेगा। जैसे अब विकिपीडिया है ना, मजबूर है नहीं इसको ऑन करना पड़ता, लेकिन मुझे बड़ी जहर लगती है ये वेबसाइट, फजूल बनाई हुई है। सो आपने अपने डिज़ाइन को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे उसके प्रिंसिपल को सेट करना है, कैसे कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट को कहे कि हाँ भाई मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ये इफेक्टिव है, ये अच्छा डिज़ाइन है। आपने ना सिर्फ डिज़ाइन को बनाना है, बल्कि उस डिज़ाइन को ईजी बना के दूसरे बंदे के आगे पेश करना है, ताकि वो समझे कि हाँ भाई ये डिज़ाइन अच्छा है। अब देखो ये चीज समझ आ रही है ना, ये देखो लिखा हुआ इंसर्ट करना, डिजाइन करना, मतलब इंसर्ट मतलब कुछ चीज ऐड करने के लिए, डिजाइन मतलब डिजाइन करने के लिए, लेआउट मतलब कुछ लेआउट बनाना है। तो ये चीजें आपको बता रही हैं, और हेल्प भी आपने साथ में प्रोवाइड की है। ये किस चीज के लिए है कि हाँ भाई अगर यूजर को कोई प्रॉब्लम आए तो वो आ जाए। बाकी आप देखो टूल बार बनाते हैं, क्यों टूल बार बनाई जाती है? ताकि यूजर जो है जिसको यहाँ से समझ ना आए वो डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सके।
हाँ जी, पहली चीज़ है पर्पस। पर्पस क्या होना चाहिए? गुड वेबसाइट डिज़ाइन का जो पर्पस है वो यूज़र को ही हमने बॉदर करना है, यूज़र को ही कैप्चर करना होता है, एक आम विजिटर को कैप्चर करना होता है, उसको इंटरटेन करना होता है, उसका इंटरेक्शन बढ़ाना होता है, उसको इतने अच्छे ग्राफिक्स शो करवाने होते हैं ताकि वो खुद ही अट्रैक्ट हो, इंटरेक्ट करे आपकी वेबसाइट के साथ। उसका आपकी वेबसाइट का पर्पस क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने वॉलपेपर्स की वेबसाइट बनाई हुई है, अब मैं वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह भी सेंड करी जा रही हूँ। भाई तुम लोग ऐसी वेबसाइट बना ही नहीं सकते हो, ये तो आप लोगों की वेबसाइट ही खराब हो गई ना। तो जो चीज़ आपने अपनी वेबसाइट का एक एम चूज किया है वही पर्पस होना चाहिए, वही नीड होनी चाहिए, ताकि यूजर को पता होना चाहिए। अब रिसर्च से रिलेटेड पैराग्राफ की बजाय वहाँ पे बोंगियां मारी हों तो वो कभी भी वेबसाइट जो है वो प्रमोट नहीं होती, बल्कि किसी यूजर ने सर्च ही नहीं करनी, दोबारा उसने कहना ये तो फजूल है। उसका एक बार अगर गलत इम्पैक्ट पड़ जाए ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो दोबारा नहीं आएगा। सेकेंड है जी कम्युनिकेशन। अब वेबसाइट के जरिए कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? क्यों नहीं होती? आप जब कोई इन्फॉर्मेशन रीड कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन ही हो रही होती। आप जब कोई चीज़ को बोधर कर रहे होते हैं, वो आपके डाइजेस्ट लिखा हुआ है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रही है, तो ये कम्युनिकेशन है जो आपने प्रोवाइड की है। किसको? एक आम पब्लिक को, आम यूजर्स को, जो कि इजीली उसको समझ रहा है, उसको उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे कंटेंट लिखे कि समझ के यूजर समझे कि ये तो मेरे साथ ही कम्युनिकेशन कर, ठीक है। तो हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस प्रोवाइड करें, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएं, अपने पैराग्राफ्स को अच्छा लिखें, और बुलेट्स पॉइंट्स यूज करें बजाय इसके कि लंबी लंबी झाड़ें आप, वो नहीं आपने करनी। ये जो लंबे सेंटेंस हैं उनको अवॉइड करें, ठीक है जी, बुलेट्स यूज करें। टाइप फेसिस, हाँ जी, टाइप फेसिस तो आप लोगों को वैसे ही बड़ा पता है कि टाइप फेसिस क्या होते हैं। ये जैसे ये है, ये आपके फॉन्ट्स हैं, तो यहाँ पे टाइप फेसिस जैसे कि सैंस सेरिफ बड़ा ही फेमस है। आप जो भी ऑटोमेटिकली यूज सैंस सेरिफ जो है आपकी वेब में यूज होता है फॉन्ट। सैंस सेरिफ फॉन्ट एरियल हो गया, इसकी ये फर्दर आ गई, फैमिलीज आ गई, ठीक है। वर्डाना, आर्ट, ईजियर, ये दोनों जो है वो मतलब बहुत यूज होते हैं और इजीली ऑनलाइन रीड होता है इससे। ये नहीं है कि फजूल लैंग्वेज है, मतलब कि क्लियर कट लिखा हुआ होता है। ये जैसे कि वो राइटिंग बड़ी चेंज हो जाती है, जैसे ये देखिए कितनी का जमा चाहिए, समझ नहीं आ रहा ना, तो इस तरह की राइटिंग नहीं। सैंस सेरिफ जो है वो अच्छी राइटिंग है और ये ही वेब में जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो बाकी आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं उसको, आपकी मर्जी, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते, कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आइडियल फॉन्ट साइज होता है जो कि इजीली ऑनलाइन समझ आता है, वो कितना है 16 पिक्सल एंड स्टिक टू अ मैक्सिमम 3 टाइप्स इन द मैक्सिमम 3 पॉइंट साइज टू कीप योर डिजाइन स्ट्रीमलाइन। मतलब कि 16 पिक्सल मोस्टली जो है वो साइज, ये देखिए सैंस सेरिफ, ये टाइपिंग है इसकी, ठीक है, टाइपोग्राफी। उसके बाद कलर्स, ये प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे। पर्पस था, आपने डिज़ाइन बताना है, आपने उसके ये जो टाइप फेजेस बताने हैं। अब चौथा है कलर्स। हाँ, वेबसाइट में कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। मैं लाइक अब कोई बारबी कार्टून से रिलेटेड वेबसाइट बना रही हूँ, तो वहाँ पे आप कौन से कलर यूज़ करेंगे? ज़्यादा पिंक ही अच्छा लगेगा ना, उधर पिंक अच्छा लगेगा, रेड तो नहीं ना अच्छा लगेगा। तो प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट के नाम से ही ना ट्रस्ट में ये कलर याद आता है मुझे, ब्लू। प्रोफेशनल कलर में सबसे पहले जो ब्लू के कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं, रेड के, बड़ी रेड और ऑरेंज की शेड को मिक्स करके बड़े अच्छे से कलर बन सकते हैं। तो फीमेल्स वगैरह जो हैं, फीमेल्स की वेबसाइट बनानी है, फीमेल से रिलेटेड बनानी है, वहाँ पे पिंक्स ये वो कलर अच्छे लगेंगे। अगर आप मैरिज की वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा रेड कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रेड, रेड। अच्छा जी, उसके कलर आपकी बैलेंस, आपका बैलेंस, आपकी क्रिएशन, आपकी हार्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे को। उसके बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड को बता रहा है कि यूजर क्या इजीली समझ लेगा। अब ये भी ब्लैक कलर है, पीछे भी ब्लैक दे दिया मैंने, ये सारा बैकग्राउंड ब्लैक दे दिया, भाई क्या नजर आना है? तो ये बहुत ही बुरी चॉइस है कि आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। तो आपको कलर स्कीम ही जो है वो जो
चूज नहीं करना आता, आपको कलर स्कीम जो है वो बिल्कुल भी पता ही नहीं है, हाँ ना ही नहीं है उसके बारे में। तो ये नहीं है कि कलर शॉकिंग यूज करने हैं, कलर बड़े लाइट यूज करें, बड़े प्रोफेशनल लगे कि हाँ भाई वेबसाइट बनाई है। नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं पैदा होना चाहिए कि ये आईज को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं ना, समटाइम्स वो कलर इतना शार्प होता है कि वो आंखों को पड़ रहा होता है और दिल करता है कि वेबसाइट वैसे ही बंद कर दें। इमेजेस वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इमेजेस के बगैर तो वेबसाइट चलती ही नहीं है आजकल। हम एक स्लाइडर लगा रहे हैं, स्लाइडर के बैक पे भी हम इमेज लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, स्लाइडर चल रहा है, इमेजेस चल रही हैं, डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हुई हैं, डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हैं, शूज़ की लगाई हैं, क्लॉथिंग की लगाई हैं। तो बड़ी प्रोफेशनल क्वालिटी होनी चाहिए इसकी फ़ोटो की, पता चले कि आपने इमेज जो है वेबसाइट के लिए यूज़ की है, वो खुद बनाई हैं, अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। जो समटाइम ऐसा भी होता है कि जो टेक्स्ट से चीज़ नहीं ना समझ आती, वो पिक्चर से समझ आ जाती है। तो इमेज भी आपका बड़ा गुड होना चाहिए जहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं। हाँ जी, नेविगेशन, ये भी तो एक नेविगेशन बार ही है नीचे, जो नीचे रिप्रेजेंट हो रही होती है आपके लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप के जो नीचे होती है, जहाँ पे सारी की सारी नेविगेशन की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। नेविगेशन क्या चीज़, नेविगेशन वही जहाँ पे इजीली एक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, आपकी वेबसाइट्स के जो भी सारे के सारे टूल्स हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो आपकी वेबसाइट को बड़ा अच्छा बनाती हैं, हायरार्की ऑफ पेजेस होती है, डिज़ाइनिंग होती है, बटन्स होते हैं जो क्लिकेबल्स बटन्स होते हैं, फ्री क्लिक रूल्स, ये वही चीज़ है कि ये होती है नेविगेशन, जिसमें आप क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म हो कि हाँ भाई यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, पॉपअप स्क्रीन आ जाना, ये सारी की सारी जो है वो नेविगेशन में आती है, जहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा हो कोई। 7th है जी ग्रिड बेस्ड लेआउट। हाँ जी, ग्रिडिंग, ग्रिडिंग क्या सिस्टम होता है, कॉलम्स, ग्रिड सिस्टम, कंटेंट्स, सेक्शन, सेक्शन सेट कर देना, बॉक्सेस बना देना, लाइन अप कर देना, बैलेंस कर देना, एक सीक्वेंस में लेके चलना अपनी वेबसाइट को, ये आपकी वेबसाइट के डिजाइन को जो है वो और गुड लुकिंग बना देती है। ग्रिड बेस्ड लेआउट होना चाहिए। हाँ जी, 8th है जी एफ पैटर्न डिजाइन। एफ पैटर्न डिजाइन क्या है, आपकी जो आई है वो किसी चीज को टैकल करती है, कैसे आइडेंटिफाई करता है, जो एक पर्सन है जब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं क्या फील करते हैं आप उस पैटर्न को देख के, टॉप टू लेफ्ट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू अप या अप टू डाउन, ठीक है जी, टॉप टू लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द स्क्रीन इज रियली स्क्रीन। तो ये आपने इसका फ्रंट सेट करना होता है, आपने इसका पैटर्न सेट करना होता है, इसका विजुअल फ्लो सेट करना होता है, फ्लो पैटर्न, फ्लो, एफ फ्लो है आपका, एक पैटर्न है, एक फ्लो ऑफ पैटर्न है आपकी डिजाइन का, कि आपने एक यूजर को फोर्स कर रहे हैं, वो क्या विजुअल फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं कि यूजर आपकी वेबसाइट को मजबूर हो जाए उसको यूज करने के ऊपर ना, उसको मतलब नेचुरल बिहेवियर होता है जब आप एक फ्लो सेट कर देते हैं ना किसी चीज का, तो यूजर ऑटोमेटिकली खुद ही खुद जो है ना इंटरेक्ट होता है आपकी वेबसाइट के साथ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी वेबसाइट का फ्लो जो है वो किस तरह सेट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है या फिर लेफ्ट टू राइट करना है या टॉप टू बॉटम करना है या बॉटम टू अप करना है। जैसे ये देखें लिखा हुआ है, मेंशन है वी लाइक टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही होता है ना, तो ये फ्लो है। हम इंग्लिश वर्ड्स कहाँ से रीड करना पसंद करते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना, राइट से लेफ्ट तो नहीं कभी पढ़े ना इंग्लिश वर्ड्स, लेफ्ट टू राइट ही है ना, या फिर टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू, आप कभी देखे हैं नहीं, लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम। हाँ जी, लोड टाइम, लोड टाइम बहुत बहुत मसला क्रिएट करता है, अगर आपकी लोडिंग हुई जा रही है, पेज लोड हुई जा रहे हैं, बड़ा गुस्सा आता है यूजर को, बहुत गुस्सा आता है। हमें तो लगता है कि नेट का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये नेट का प्रॉब्लम नहीं होता, समटाइम आपकी वेबसाइट ही बड़ी डिली होती है। तो आपने अपने पेज जो है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना, उसके ऊपर कंटेंट कम हो लेकिन अफेक्टिव हो,
कि मज़ा आए यूज़र को, उसका साइज, उसका स्केल, ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। यहाँ पे एसईओ का भी रोल होता है, आपके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी रोल होता है, यहाँ पे आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट का भी रोल होता है कि ये कम होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स कम होनी चाहिए, आपकी एचटीटीपी की जो है ना रिक्वेस्ट वो रिड्यूस होनी चाहिए और कंप्रेस होना चाहिए। कंप्रेस लाइक आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, टाइम लोड कम से कम होना चाहिए। ये भी आपका एक बेस्ट प्रिंसिपल है आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का। मोबाइल फ्रेंडली सबसे इम्पोर्टेंट, अब वो सारी चीज़ें बन गई, सबसे टॉप लेवल पे आ जाता है मोबाइल फ्रेंडली। मैंने वही वेबसाइट अपने मोबाइल पे ओपन करनी है, अगर देखो फेसबुक की बात कर लें, फेसबुक मैं वहाँ पे चला रही हूँ स्क्रीन के ऊपर ना, डेस्कटॉप के ऊपर, तो अब मोबाइल में मुझे तो उसके हिसाब से फिट चाहिए, अगर वो नहीं आएगी तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, मैं तो नहीं बिल्कुल उस वेबसाइट को सपोर्ट करूँगी। तो ये है कि आपको वेबसाइट ऐसी बिल्ड करनी है जो रिस्पॉन्सिव लेआउट हो, डिज़ाइन भी अच्छा हो, उसमें इमेजेस भी बड़ी इंटरेक्टिव हो, इंफॉर्मेशन भी बड़ी वैलिड हो और मल्टीपल स्क्रीन साइजेस ही आपका मोबाइल फ्रेंडली होता है, जिसे हम रिस्पॉन्सिव लेआउट कहते हैं। दैट इज, यू कैन सी, देखें, ये देखें, अगर हम बात करते हैं आपके यूज़र फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली, तो उसमें आपका सबसे मेन यही चीज़ आती है कि यहाँ अगर ये डेस्कटॉप है तो यहाँ पे, और अगर ये टैबलेट है तो यहाँ पे, अगर ये मोबाइल है तो देखिए कैसे ये चेंज होता है, तो ये आपने सेट करना होता है, खुद कोड करना पड़ता है, ठीक है, कोड ही होता है ना, और तो कुछ भी नहीं है। तो ब्यूटीफुल फंक्शन है, जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आपकी वेबसाइट बनाने का। चलें जी, बस आज आपका यही लेक्चर था, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान था, हमने हिस्ट्री पढ़ी है और वेब में जो वेब 1 पढ़ा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है, नॉट राइटेबल्स। वेब 2 पढ़ी है जो कि आपका सोशल मीडिया को ही हम वेब 2 कहते हैं, उसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और हमने वेब 3 पढ़ी है जो कि आपकी सिमेंटिक वेबसाइट है, इसमें एग्जीक्यूशन, इसमें ट्रांजेक्शन, इसमें एवरीथिंग यू कैन डू। और फिर उसके बाद हमने वेबसाइट का डिज़ाइन पढ़ा है जो कि आप लोगों का टास्क भी दिया हुआ है, और मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, 10 प्रिंसिपल हैं, 10 के 10 ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ज़ीरो लेवल के ऊपर है। सो अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखें, कलर स्कीम अच्छी चूज़ करना सीखें, लेआउट अच्छा सीखें, नेविगेशन अच्छी प्रोवाइड करें, उसमें टेक्स्ट का फ़ॉन्ट अच्छा यूज़ करें कि यूज़र को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।